नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं या यूँ कहें रूबरू होंगे शिक्षा के इतिहास के बारे में। भारत शुरू से ही शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहा है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसने प्रत्येक कालखंड में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। दोस्तों, आज हम मुख्यतः बात करेंगे अंग्रेजों के शासन काल जब भारत में शुरू हुआ। अंग्रेजों के समय हमारी शिक्षा नीति कैसी थी, उसके क्या-क्या पॉजिटिव वे थे और क्या निगेटिव वे थे। तो शुरुआत हम करेंगे दोस्तों। अंग्रेज जब भारत में आए, कंपनी के रूप में जब उन्होंने शासन शुरू किया, लगभग 1765 ईस्वी से कंपनी का शासन भारत में शुरू हो गया। उस वक्त शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में भी उथल पुथल की स्थिति थी, जिसके कारण शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही शिक्षा उपार्जन में अपना सहयोग नहीं दे सके, जिसके कारण हमारी स्थिति और निम्न से निम्नतर होती गई। कंपनी ने शुरुआती दौर में निरुत्साह तरीके से ओरिएंटल लर्निंग की शुरुआत की, जिसका कोई खास फायदा देश को हुआ नहीं। 1791 में डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को संस्कृत धर्म ग्रंथों, कानूनों इत्यादि के बारे में पढ़ाना और उनका अध्ययन करवाना था, जिसका ईसाई मिशनरियों ने काफी विरोध किया। यानी जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, वो नहीं चाहते थे कि भारतीय संस्कृति का विकास उनके शासनकाल में हो। वो भारत में पश्चिमी साहित्य और अंग्रेजी भाषा का विकास करना चाहते थे, ताकि आने वाले समय में उनका शासन और भी मजबूत तरीके से भारत में काम करे। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए देकर भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक तुच्छ सा प्रयास किया गया। दरअसल कंपनी को ऐसे व्यक्तियों की तलाश थी और ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो यहाँ शास्त्रीय ज्ञान भी रखते हो और उनकी पकड़ क्षेत्रीय भाषाओं में भी अच्छी हो, क्योंकि अंग्रेज न्यायाधीशों को अपने परामर्शदाताओं के रूप में उनकी आवश्यकता थी, ताकि वो अरबी, फारसी, संस्कृत में उन्हें अपनी राय दे सके और भारत में हिंदू और मुस्लिम धर्म के बारे में, कानून के बारे में उन्हें अच्छी तरह समझा सके। ये मानना सरासर गलत होगा कि अंग्रेज भारत में शिक्षा के प्रसार और यहाँ के लोगों को जागरूक करवाना चाहते थे, शिक्षित करना चाहते थे, ताकि वो अपना विकास कर सके। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के प्रति अपना तिरस्कार इस रूप में व्यक्त किया, जिसे आप सुने तो आपके खून में भी उबाल आ जाए। उसने कहा, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। उसने भारत के और अरब के साहित्य का तिरस्कार इस रूप में किया कि वो बहुत ही बेकार और उलूल जुलूल सी भाषा है, यह उनका साहित्य है। उसने अंग्रेजी विषय और उसके दावे के विषय में कहा कि यह एक बुद्धिजीवी लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अंग्रेजी विषय के बारे में सोचा। तो आगे आप और भी देखेंगे कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा नीति को ऐसा बदला, जिसे आप सीधे तौर पर कहा जाए तो लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य भारत में समस्त भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था। कहाँ से होगा? जो वो अच्छी तरह जानता था कि सीमित संसाधन में समस्त भारतीय लोगों को शिक्षित नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ वही लोग चाहिए जो उनके काम को कर सके या उनके नीचे काम कर सके। लॉर्ड मैकाले चाहता था कि रक्त और रंग से
हम भारतीय हों, बाकी हमारे ज्ञान, विचार, नैतिक मानदंड से हम अंग्रेज हों, यानी हम ब्राउन अंग्रेज वो बनाना चाहता था। 1854 में चार्ल्स वुड नामक एक गवर्नर जनरल आए। उन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी सिफारिशें इस प्रकार की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, दर्शन और साहित्य के प्रसार के लिए प्रयास किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी के माध्यम को ही उचित माना, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा या देसी भाषा का भी प्रसार करने के लिए प्रयास किया, क्योंकि वो जानते थे कि यूरोपीय ज्ञान को समस्त भारतीयों में या जन जन तक देसी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि ग्रामों में देसी भाषाओं में पाठशालाओं की शुरुआत की जाए, बच्चों को देसी भाषा में ही ज्ञान दिया जाए ताकि वो चीज़ों को समझ सके, आगे उच्च शिक्षण संस्थानों में जाने के लायक बन सके और वहाँ वो अंग्रेजी साहित्य या दर्शन या विज्ञान वो सीख सके। कंपनी ने 5 प्रांत में एक निदेशक की नियुक्ति की ताकि प्रत्येक वर्ष वो क्षेत्र में हो रहे शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रत्येक वर्ष दे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई में, जो पहले मद्रास था, एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई। चार्ल्स वुड ने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुझे जो अच्छा लगता है वो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षित होना अनिवार्य है। हालांकि उनका प्रयास काफी हद तक सफल नहीं रहा, क्योंकि भारत में जैसे सांस्कृतिक रीति रिवाजों को मानने वाले यहाँ पर बहुत तरह के कुरीतियां चल रही थी, जिसके कारण महिलाओं की शिक्षा बहुत ही निम्न स्तरीय थी। वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। 1917 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। डॉक्टर M.E. सैंडलर्स को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। साथ ही 2 भारतीय डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड सैंडलर्स ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की वो आज हम भारतीयों की शिक्षा का आधार है। उन्होंने 12 वर्षीय शिक्षा नीति की सिफारिश की, जहाँ पे 10 वर्ष हाई स्कूल, 2 वर्ष के लिए इंटरमीडिएट जिसे उत्तर माध्यमिक विद्यालय भी कहा जा सकता है, 2 वर्ष इंटरमीडिएट के लिए और बैचलर की डिग्री के लिए 3 वर्ष, जो कि विश्वविद्यालय में दी जानी चाहिए, का अनुमोदन उन्होंने किया। उन्होंने सही मायनों में भारतीय शिक्षा नीति की रीढ़ या कह सके भारतीय शिक्षा नीति की नींव रखी, और उसी आधार पर आज भी हमारे यहाँ काम हो रहा है। बट आज़ादी के इतने सालों बाद ये नीति भी अब बदलनी चाहिए हमें। अभी सूचना और क्रांति के दौर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हमें अपनी शिक्षा नीति को भी एक अलग राह पर लेकर जाना होगा, जहां हम चीज़ों को थोड़ी अलग तरीके से सीख सकें या उन्हें और विस्तृत रूप से आने वाली पीढ़ी को दें। उसकी शिक्षा नीति हमारी ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चे पुरानी चीज़ों को के साथ साथ नई चीज़ें भी जानें। और आज के परिदृश्य में ये नितांत आवश्यक है कि बच्चों को तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान और उनके मनपसंद काम के लिए प्रोत्साहित करें, और या उनके जो वो करना चाहते हैं उसके लिए एक बेहतर अध्ययन सामग्री हो, स्टडी मटेरियल हो, जिससे वो और भी इस क्षेत्र में अपना डेवलपमेंट कर सके। और अंत में तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा
कि हमें ये देखना होगा क्या हमने उन सभी शिक्षा नीतियों का सही तरह से पालन किया, हमें उस शिक्षा नीति से क्या-क्या फ़ायदे हुए, हमने उस शिक्षा नीति के द्वारा अपने देश को कहाँ तक सफल बनाया, अपने देश का योगदान हमने कहाँ तक किया। अंग्रेज का निहित तो सिर्फ अपना हित देखने में था। वो ऐसे ही नीति बनाएँगे जिससे उनका फ़ायदा हो, और कोई भी देश हो, वो यही चाहता है कि वो जो संस्कृति का पालन करता हो, वो जिस भाषा को बोलता हो, उसके साथ रहने वाले या उसके अधीन रहने वाले लोग, देश या समाज भी उसी चीज़ों का पालन करें। हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, या फिर वो हर लोगों को समझनी चाहिए कि हर देश की, हर जगह की अपनी एक अलग परंपरा होती है। हर कालखंड में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कुछ सीखती है, या एक संस्कृति का पतन हो जाता है, दूसरी संस्कृति बची रहती है। जिसका पतन होता है वो इसलिए क्योंकि वो अपने भाषा क्षेत्र में या फिर साहित्य में या फिर अपने ज्ञान का आदान-प्रदान या उन्हें निरंतर 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 प्रयास द्वारा वो आगे नहीं बढ़ा पाए, या उसके लिए कुछ उन्होंने प्रयोग नहीं किए। जो आज के समय में अपनी भाषा के साथ या अपने साहित्य के साथ या समय के बदलते हुए दौर में अपने को भी उस रूप में ढालता है, वही आगे भविष्य के लिए भी काम करता है, या भविष्य में भी उसको जाना जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक तथ्यों से आपकी जानकारी को मैं और बढ़ाऊँगा। धन्यवाद।